Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakhe. I am a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor currently working with Hair Free and Hair Grow Clinic Kharadi branch. तो जैसे मेल पेशेंट में बियर्ड के काफ़ी ट्रेंड्स आते हैं, कभी बुशी, कभी एकदम क्लीन शेव, उस टाइप में ही फीमेल में भी सबसे ज़्यादा चलने वाला जो ट्रेंड है वो आईब्रोज़ का है. कभी कभी बहुत थिन एंड राउंड शेप में ट्रेंड चलता है, कभी कभी काफ़ी थिक एंड एंगल्ड शेप रहता है. तो ये कंसर्न तब आता है जब आपके आईब्रोज काफ़ी थिन है. तो उस केस में क्या किया जा सकता है और उसके रीजंस क्या रहते हैं. तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि आईब्रो जो थिन है वो उसके रीजंस क्या रहते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं हम. तो सबसे पहले जो भी मेन रीज़न है विद इंक्रीजिंग एज, आपका जो भी टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स रहते हैं वो कम होते जाते रहते हैं. वैसे ही आपका जो भी हेयर का प्रोडक्शन है या फिर जो हेयर की ग्रोथ रहती है वो फिर स्लो डाउन हो जाती है. अल्टीमेटली आपका जो आईब्रोज रहते हैं वो थिन होते जाते हैं. तो इसके अलावा भी काफ़ी रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपका आईब्रोज जो है वो थिन रहते हैं. तो सबसे कॉमन जो पार्ट आता है वो आपका हार्मोनल डेफिशिएंसी. बहुत सारे अभी रिसेंट में जो भी ट्रेंड है कि उसमें बहुत सारे पेशेंट को थायराइड की एबनॉर्मलिटी आती है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है या फिर जैसे पीसीओडी के जो हार्मोनल डेफिशिएंसी या फिर हार्मोनल ऑल्ट्रेशंस रहते हैं में. तो उस केस में आपके आईब्रोज जो है वो थिन होने के चांसेस रहते हैं. लास्ट का जो भी टेपरिंग वाला पोर्शन है वो कम्प्लीटली आप लूज़ करते हो उस केसेस में. इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस रहते हैं, जैसे कीमोथेरेपी के मेडिकेशंस है, उसके कारण भी आपके आईब्रोज जो है वो थिन हो सकते हैं. और अदर जो काफ़ी कॉमनली दिखाई जाता है वो ऑटोइम्यून डिसीज, जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा है, जो आपके स्कैल्प के किसी भी पोर्शन को या फिर आपके आईब्रोज, बियर्ड, मुस्टैच, जो भी हेयरी एरियाज़ है उसको अफेक्ट करने के चांसेस रहते हैं. वही अगर आपके आईब्रोज में पैच आ जाता है तो वहाँ पे आपका जो हेयर है वो कम्प्लीटली आप लूज़ करते हो. उस केस में पैची आईब्रोज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो इन केस अगर आपके केस में आईब्रोज थिन है, ओवरऑल उनका लेंथ अच्छा है, ओवरऑल उनकी जो भी विड्थ या फिर थिकनेस है वो सही है, लेकिन डेंसिटी अगर आपके केस में कम है तो उस केस में आप जो मिनॉक्सिडिल या फिर जो आईब्रोज के लिए जो सीरम्स रहते हैं वो अप्लाई करके आप उनका जो थिकनेस या फिर डेंसिटी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो कुछ एक्सटेंट तक. इनकेस अगर आपके केस में ओवरऑल डेंसिटी ही कम है या फिर लेंथ जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो चुका है एज के कारण या फिर टिलोजिन एफ्लुएंट के कारण, तो उस केस में अदर थेरेपीज़ रहते हैं, जैसे कि टेम्प्ररी या फिर परमानेंट मेकअप जो ऑप्शन है वो उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो. उसके साथ साथ माइक्रो ब्लेडिंग या फिर माइक्रो पिगमेंटेशन है, जिसके कारण आप आपका जो भी आईब्रोज का लुक जो है वो जो इल्यूजन रहता है, फुल थिकनेस वाला जो लुक रहता है वो आप अचीव कर सकते हो. माइक्रो पिगमेंटेशन जो टेक्निक है उसमें आपके आईब्रोज में ओवरऑल डेंसिटी अपीयरेंस दिया जाता है, जिसमें एक 3D पिगमेंट जो है आपका बायोलॉजिकल पिगमेंट है वो आपके स्किन में डाला जाता है, जिसके कारण ओवरऑल आपका जो डेंसिटी वाला पोर्शन है वो हम अचीव कर पाते हैं. लेकिन उसमें जो नेचुरल लुक एक्सपेक्ट करता है पेशेंट, जैसे माइक्रो ब्लेडिंग में मिलता है, वो नेचुरल लुक यहाँ पे अचीव नहीं कर पाते हैं. दूसरा डिसएडवांटेज है माइक्रो ब्लेडिंग एंड माइक्रो पिगमेंटेशन का कि ये शॉर्ट टर्म रहता है. जैसे भी आपका डेड स्किन बनता जाएगा, जैसे जैसे सुपरफिशियल स्किन जो है वो निकलता जाएगा, वैसे आपका माइक्रो ब्लेडिंग एंड माइक्रो पिगमेंटेशन दोनों भी चीज़ें स्लोली फेड ऑफ होने लगेगी. इनका जो भी ड्यूरेशन रहता है, जो भी हम नेचुरल एक्सपेक्ट करते हैं, वो मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स तक रिटेन कर पाता है. उस इन केस अगर आपको वही सेम लुक चाहिए तो आपको इस प्रोसीजर के लिए रिपीटेडली जाना पड़ता है. और सबसे परमानेंट जो ऑप्शन है, जो परमानेंटली आपका जो भी आईब्रो का डेंसिटी है या फिर लुक है एंड नेचुरलनेस जो है वो ला सकता है, वो उस केस में हम आईब्रो ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर सकते हैं. तो जब भी आईब्रो ट्रांसप्लांट प्लान करता है कोई पेशेंट, तो उस केस में प्रॉपर आईब्रो डिज़ाइनिंग इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि पेशेंट का जो भी फेस स्ट्रक्चर है, पेशेंट के एक्सपेक्टेशन, राउंड लुक चाहिए उसमें या फिर शार्प एंगल लुक चाहिए, उस पैटर्न में आपका आईब्रो डिज़ाइनिंग सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट पार्ट है.
जैसे भी आईब्रो डिज़ाइनिंग हो जाती है, उसके बाद फिर आपका जो भी एक्सट्रैक्शन पार्ट है, जो भी आईब्रोज के साथ जो मैच होने वाला पोर्शन रहता है, वो आपके बॉर्डर वाले एरिया में रहता है। तो उस केस में आपका सेंटर पोर्शन से, जो भी डोनर एरिया का जो सेंटर पोर्शन है, उससे ज़्यादा मैच होने वाला जो एरिया है वो बिहाइंड ईयर एंड नेक वाले एरिया में अच्छे से ब्लेंड कर पाता है। तो उस एरिया में एनेस्थीसिया देके आपके ग्राफ्ट जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन पार्ट रहता है। तो आईब्रो ट्रांसप्लांट में सबसे क्रूशियल एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो इम्प्लांटेशन वाला पार्ट रहता है। तो इसमें आपका जो भी हेयर डायरेक्शन है, एंगल रहता है या फिर थिकनेस रहता है, आईब्रोज का कितना विड्थ होना चाहिए, थिकनेस कैसे होना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इन केस अगर आप ट्रांसप्लांटेड हेयर को एंगल देते हो तो उस केस में आईब्रो हेयर काफ़ी आर्टिफिशियल दिखने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी इम्प्लांट करते हो तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग, इन केस अगर एग्जिस्टिंग हेयर वहाँ पे एग्जिस्ट है तो वो हेयर को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इन केस अगर आपके वहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर बिल्कुल नहीं है, ट्रिकिया जो वाला पार्ट रहता है, उस केस में आप जो भी इम्प्लांट करोगे तो यूजुअल जैसे नेचुरल ट्रेंड रहता है आईब्रोज़ का, जिसमें आपके आईब्रोज के 3 अलग अलग पोर्शन में आपको 3 अलग अलग डायरेक्शन देने पड़ते हैं। सेफ्टी पर्पज़ अगर आप देखोगे तो इसमें ओवरऑल जो एरिया जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, एकदम स्मॉल पोर्शन रहता है, वहाँ पे एनेस्थीसिया का रिक्वायरमेंट भी कम रहता है एंड ओवरऑल हीलिंग जो है वो काफ़ी फास्ट एंड बेटर रहता है। अगर आप रिक्वायरमेंट जैसे देखोगे कि आईब्रो ट्रांसप्लांट में रिक्वायरमेंट कितना जाता है ग्राफ का, तो रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो आपका बॉल्ड एरिया कितना है या फिर आपको डेंसिटी कितना एक्सपेक्टेड है, उस पर डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कितना रहेगा। ऑन एन एवरेज पर आईब्रो 50 to 200 ग्राफ का रिक्वायरमेंट रहता है और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर रहता है, जिसमें आपका स्ट्रेचिंग एंड आपका जो भी एंगल रहता है वो काफ़ी केयरफुली इम्प्लांट करने की ज़रूरत रहती है। हीलिंग प्रोसेस जो है वो पोस्ट ट्रांसप्लांट 5 to 7 डेज में हीलिंग कम्प्लीटली हो जाता है। उसके बाद हल्का सा आपको आईब्रोज के एरिया में वैसलीन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक जो ऑइंटमेंट्स रहते हैं उससे अप्लाई करके हल्के से क्लॉट निकालना है एंड जो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है उनको डायरेक्शन देना है। एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट इन केस अगर वहाँ पर डेंसिटी आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेड है या फिर थोड़ा सा फास्टर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो उस केस में 2% मिनॉक्सिल से आप उसका ग्रोथ जो है प्रमोट कर सकते हो। एंड आईब्रोज ट्रांसप्लांट का जो भी रिजल्ट है वो यूजुअली जैसे आपके हेयर ट्रांसप्लांट में रिजल्ट एक्सपेक्टेशन रहता है कि जैसे आप ट्रांसप्लांट करने के बाद जैसे भी फर्स्ट हेड वॉश या फिर फर्स्ट वॉश स्टार्ट करते हो तो उस केस में शेडिंग फेज होना या और न्यू ग्रोथ जो है 3.5 मंथ के बाद स्टार्ट होना एंड फॉर कंप्लीट रिजल्ट 9 मंथ्स। तो सेम आईब्रो ट्रांसप्लांट में भी ये सीक्वेंस सेम फॉलो होता है। तो आपका आईब्रो ट्रांसप्लांट का जो भी 100% रिजल्ट है वो आप 9 मंथ के ड्यूरेशन, 9 to 1 ईयर के ड्यूरेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको आईब्रो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या फिर अगर आपके केस में आप आईब्रो ट्रांसप्लांट में जाना चाहिए या फिर सिर्फ मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ही आपके आईब्रोज रिकवर कर सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो। थैंक यू।